की तरफ। तो ये क्वेश्चन था, टेस्ट के क्वेश्चन बाकी थे कुछ, तो 2-4 टेस्ट के क्वेश्चन ले रहा हूँ। थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के क्वेश्चन है तो थोड़ा करके देखिए क्या आंसर आता है आपका। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। बहुत बहुत बधाई भाई आफ्ताफ, अच्छा करके आए हो आप, अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेकर आए। टाइम सब कर देते हैं, टाइम सब करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग कि 4 सेंटीमीटर व्यास और 60 सेंटीमीटर लंबाई की एक छड़ को, अब छड़ जो होती है वो क्या होती है, छड़ की शेप आप क्या बोलोगे, छड़ क्या होती है, इसकी शेप क्या होती है, बेलन होता है। बिल्कुल सही बात है, दिमाग में सेट है ना कि बेलन होता है। कुछ समान मोटाई के 6 मीटर लंबाई के बिजली के तार में बदल दिया जाता है तो तार का व्यास कितना होगा। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 2 और 2, क्योंकि 4 सेंटीमीटर है तो आर 2 और 2, और एच कितना है 60 सेंटीमीटर। क्या हम बराबर कर सकते हैं इसी को, किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर आपको निकालना है और एच आपको दे रखा है 6 मीटर, तो 6 मीटर को क्या हम 600 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या, 600 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या। तो मैंने दोनों बेलनों के आयतनों को बराबर कर दिया, क्योंकि आप उसी से तो बना रहे हो। पाई से आपका पाई चला गया, ये चला जाएगा आपका 10 बार 60 से, और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 4/10 आर स्क्वायर बराबर, आर बराबर हो जाएगा 2/√10, कितना हो जाएगा 2/√10। लेकिन यहाँ आपका आंसर नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग हर एग्जामिनर आपसे लगवाना चाहेगा, जैसे कि मैंने लगवाना चाहा कि 2/√10 आप आंसर देखते, ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाते, जो कि गलत हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब व्यास निकालो, व्यास डायमीटर निकालना है। तो ऑप्शन नंबर सी कई स्टूडेंट सोच लेते, ये नहीं है कि मैंने सोचा ना, कई स्टूडेंट सोच लेते कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, लेकिन नहीं है ना आंसर ये, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें 2r निकालना है, यानी कि 2 का गुणा करना ही पड़ेगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा 4/√10, और इसको अगर आप रैशनलाइज करते हो, यानी कि ऊपर नीचे अगर √10 का गुणा करते हो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2/5√10। तो क्या हम ये कह सकते हैं, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो सर, इसको अगर आप लिखना चाहो √10 को √2 और √5, तो ये √5 से चला जाएगा √5 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 2√2/√5। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन था और बहुत ही क्लासिक एक्सप्लेनेशन है। जिस तरह से क्वेश्चन डिमांड करता है उसी तरह से आंसर बनाना पड़ता है। निकालना तो आसान था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी होता है। तो हर एक विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि कैसे हम रैशनलाइजेशन करके, परिमेयकरण करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मजा आ गया। हाउ टू क्रैक एनटीपीसी, डेफिनेटली आशुतोष, मैं दिन भर आपके लिए इसीलिए मेहनत करता हूं कि मैं आपको यह सिखा सकूं कि एनटीपीसी क्रैक कैसे किया जा सकता है, और उसका एक ही जवाब मैं दूंगा, कंसिस्टेंटली पढ़िए बस, चाहे वो कहीं पर भी पढ़ें आप, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे मैं यही कहूंगा, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको बताइए कैसे करोगे आप और क्या आंसर आपका आएगा। चलो, जो विद्यार्थी नए हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो लाइक करते रहें और क्वेश्चन को ट्राई करें, एक बार कॉपी में लिखें। चलिए टाइम सब करते हैं।
आप सभी विद्यार्थियों को ऐसे क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है पता है क्या? मेरा उद्देश्य क्या होता है ऐसे क्वेश्चन कराने से? आप एक सही तरीके से सोच पाएं, बस एक अपना डेवलप कर पाएं। क्वेश्चन पता है कभी भी कठिन नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप इससे एग्री हैं तो यस लिख के भेजिएगा। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है कि सर पढ़ने के बाद में क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता, और वो एक बार में समझने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। बहुत क्लियर थिंग है, बहुत ही क्लियर थिंग है। मैथ को अगर समझना है, मैथ को अगर करना है, कंसेप्ट तो वही होंगे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद में एक बार में समझना ज़रूरी के लिए हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, रूबरू हो रहा है कि एक शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, यानी कि दिमाग में चल जाना चाहिए कि शंकु की सारी कुंडली हमारे पास है, शंकु का हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ये समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, उसमें पानी भरा हुआ है, अब भरे रहने दो। अब पानी को 8 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले बेलनाकार बेलन में खाली कर दिया जाता है, यानी कि वो वॉल्यूम उसमें कन्वर्ट हो गया, बात खत्म। यानी कि वॉल्यूम कंजर्वेशन हो रहा है, और हम यहाँ कह सकते हैं शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। बस आराम से करो ना, क्या दिक्कत आ रहा है? एच बराबर आप शंकु के बेलन के आयतन के बराबर कर सकते हो। पाई आर कितना है? 8 × 8, और एच आपको निकालना है। बस सिंपल है, एज सिंपल यू कैन, जितना सिंपल आप बना सकते हैं। पाई से पाई कट गया भाई साहब, 8 से कट गया ये 5 बार, 4 से काटा मैंने इसको 3 बार, 4 से काटा मैंने 2 बार, 2 से काटा मैंने इसको 6 बार, 3 से काटा मैंने 3 को 1 बार, तो 6 पंजे 30 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर, हाइट मेरी 30 निकल कर आ गई, और ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो समस्या कहाँ है? समस्या क्वेश्चन को समझने में है। जिनको नहीं समझ में आया, ट्राई करें, मेहनत करें, कोशिश करें, ठीक है। सर कोरोना का क्या हुआ? सर कुछ नहीं, कोरोना का कुछ नहीं हो सकता, बस आप इसको रोके, और बस आपको मज़े नहीं लेने हैं ना इन चीज़ों के, क्योंकि देखो बहुत मतलब महामारी वाली बीमारी है, तो टेक इट सीरियसली और अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ाई करो, क्योंकि आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, ठीक है। चलिए, और अच्छा खाओ, अच्छा पौष्टिक खाओ, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और आपका समय शुरू करता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, करके बताया जाए। चलिए टाइम सब करते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा आसान भी है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी को हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, और मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से ये समझाऊंगा आपको, ठीक है। बोला गया है AEB 35 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको। एंगल AEB मुझे दे रखा है 35, और एंगल ADF मुझे दे रखा है 85, और मुझे एंगल AFD निकालना है। ये मेरा प्रश्न है। मैंने इस प्रश्न को बड़ा करने की सोच ही ली है, तो इसको आराम से समझाता हूँ आपको, क्योंकि आपके सामने भी ये समझाना बहुत ज़रूरी है, इस प्रश्न को कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा, अब आपको ये साफ दिख रहा होगा। एक एक करके एंगल के बारे में लिख लेते हैं। एंगल AEB, यानी कि ये एंगल आपको 35 डिग्री दे रखा है, ये एंगल आपको 35 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो ये कहानी मिट गई यहाँ से। ADF ये वाला आपको 85 दे रखा है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भैया, ये भी कहानी मिट गई। आपको AFD निकालना है, यानी कि आपको ये निकालना है। चलो, कभी भी आपने अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है, सुना है, तो आपको इतना पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, क्योंकि ABCD हमारा एक तरीके से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है माय डियर। अगर ये आपका बचा कुचा क्या हो जाएगा, अगर 180 में से ये मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 85 है, यही 85 है ना, ADF बिल्कुल सही कहा सर आपने, और ये अगर 85 है आपका, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल कुछ भी हो लेकिन ये वाला एंगल 85 ही हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बोला आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये मेरा 85 है,
तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, बोलो कोई बोलो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 95 हो जाएगा। अगर ये एंगल 95 हो गया, ये एंगल अगर 35 है, तो यू कैन फाइंड इट इजीली, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये वाला 50 और ये वाला 50 हो गया। तो क्या मैं यहाँ पर शीर्ष अभिमुख कोण लगा सकता हूँ, यानी कि ये भी 50 हो गया। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देख रहा हूँ तो 85 और 50 135, तो बचा कुचा कितना 45 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। 135 और 5 140, तो 45 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। बात समझ में आ गई, कठिन नहीं था ना। अब आप सोचे तो है, नहीं सोचे तो नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हमेशा। और ऐसे ही प्रश्न तो आपके एग्जाम में आते हैं। सर कोऑर्डिनेट खत्म हो गया क्या ग्रुप डी का? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया है। आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने वाले हैं 12:30 बजे वाली क्लास में। ठीक है माय डियर, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको करके बताएं एक बार। आप इस क्वेश्चन को करके बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा और अच्छा लगे तो लाइक करते रहा करो। पिचासी क्वेश्चन में दिया गया है डियर, है ना। चलो क्वेश्चन क्या बोला गया है, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप सुनेंगे ना तो कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप जब मैं बोलता हूं तब सुनते नहीं हो ना, तब आप बाद में रिपीट करते हो। ये भी मैं समझ चुका हूं कि आप रिपीट तभी बोलते हो जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना। और दूसरी बात, रिपीट तब बोलते हो जब मैं बोलता हूं तब सुनते नहीं हो। अब सब लोग सामने देखो, आपने कर लिया अपने तरीके से। अब मैं जो तरीका बताना चाहता हूं उस तरीके को समझो पहले, फिर बार बार मत बोलना। किसी भी बर्तन में से ए और अनुपात बी का अनुपात दे रखा है, 60 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल दिया। आप लोग मुझे बताना, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है, लाख बार बताया है कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि कोई भी मिक्सचर है मेरे पास और उसमें से मैं कोई क्वांटिटी निकाल के पटक देता हूं और जिस अनुपात में वो लिक्विड मिला हुआ है ए अनुपात बी, क्या उसका अनुपात चेंज होगा? क्या नहीं होगा। अरे भाई, जिस रेशो में मिला हुआ है उसमें से आप कितना भी मिक्सचर निकाल के बाहर डाल दें, बचे हुए में और जो निकला है उन दोनों में सेम अनुपात में ही वो था जो पूरे में था। यानी कि किसी भी मिक्सचर के निकालने के बाद में कभी भी अनुपात चेंज नहीं होता। ये बात आपको क्लियर है? यानी कि 60 लीटर अगर आप मिक्सचर निकाल दोगे ना, तो भी अगर मैं बोलता हूं मिक्सचर निकालने के बाद में भी अनुपात 3 अनुपात 2 ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, अगर ऐसा है सर तो आगे क्या कहा गया है? अब निकालने के बाद बाहर निकाला जाता है, तो यहां तक तो मेरा काम मैंने यहीं तक सेट कर दिया कि निकालने के बाद का रेशो है ये। ठीक है, अब 60 लीटर बी को डाल दिया जाता है, 60 लीटर आपने बी डाल दिया, तो मुझे बताओ अनुपात 1 अनुपात 4 हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरे बी को डाला है, ए की कोई गलती है क्या? बी को मिलाया है आपने, ए की कोई गलती है क्या? ए तो जितना पहले था उतना ही अब रहेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है कि बी आपने डाला है सर, यानी कि ए तो समान होना चाहिए अनुपात में। तो मैं इसमें क्या करूं, 3 का गुणा कर दूं, जिससे कि ए का जो रेशो है वो आपका बराबर हो जाए। यही कंडीशन होती है, क्योंकि जो मिलाया है उसकी गलती, इस बेचारे की क्या गलती, ये क्यों कम हो, ये तो बराबर करोगे ना रेशो में। तो जो 2 से अगर आपका 12 अनुपात हुआ है, यानी कि 10 अनुपात आपका किसके बराबर है, 60 लीटर के बराबर है। 1 अनुपात आपका 6 लीटर के बराबर है। यहां तक कोई समस्या है क्या? यानी कि यहां पर जो मिक्सचर था 6 पंजे 30 लीटर था। अगर ये 30 लीटर था तो पहले कितना होगा, 90 लीटर। ये समझ लो बस कि यहां अगर 30 लीटर था तो पहले कितना होगा, 90 लीटर होगा या नहीं होगा? बताओ।
ठीक है ना, होगा ना, बस खत्म बात। और ये 90 क्यों हो गया? अरे ये वो स्थिति है जहां पानी आपका मतलब जो निकालने के बाद 30 लीटर है, तो 60 आपने मिलाया भी तो है ना पहले, तो 60 जो निकाला था ना वो मैंने ऐड कर दिया, 60 जो निकाला के आपने ये बनाया था मैंने वो ऐड कर दिया, 90 टोटल था स्टार्टिंग में। अब यहाँ कितना है? 3:2 में ही है, यानी कि 5 रेशो बराबर अगर ये है तो 1 रेशो बराबर 18 और ए कितना है? ए 54, 3 रेशो, ए कितना है आपका? 3 रेशो, आपका आंसर आ गया। बहुत ही क्लासिक कंसेप्ट है, मैंने ये आराम आराम से इसलिए बताया है कि मैं इस अच्छे नए कंसेप्ट को आपको क्लियर कर सकूं। सर 10 कहाँ से आया? कौन सा 10? ये देख नहीं रहे हो क्या? बी का 2 अनुपात पहले था और लास्ट में जाके 12 हो गया, तो जो कितना बड़ा ये कितना इंक्रीज हो गया? 10 अनुपात ही तो इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से? 60 लीटर की वजह से। तो 1 अनुपात बराबर निकाल लेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी तक शायद पढ़ा ही नहीं है ना। 30 कहाँ से आया? जब 1 अनुपात बराबर 6 आ गया भाई साहब, तो टोटल मिक्सचर 3:2 ही तो है, तो 5 रेशो बराबर 30 नहीं हो जाएगा क्या जब 1 रेशो बराबर 6 है तो? और ये 90 कैसे आया? 60 लीटर निकाल के तो ये बनाया था आपने, तो 60 लीटर इसमें जोड़ोगे नहीं क्या? शुरू में 90 लीटर ही तो होगा, क्योंकि 60 लीटर आपने निकाला है ना पहले। दिमाग लगाओ बस, यही काम बस रह गया है, बाकी तो सब हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका समय शुरू कर दिया, लो करके बताओ। और अच्छे से लाइक करते रहो यार, कर ही नहीं रहे हो लाइक वाइक आप, अच्छे से लाइक करो यार, ढंग से करो, शेयर करो वीडियो को। हाँ, लड़ाई कंसेप्ट से भी हो जाएगा। क्या बोला गया भाई? 2 लड़के 30 दिनों में एक काम करते हैं, 2 लड़के हैं 30 दिनों में एक कोई काम करते हैं, 3 लड़कियां 15 दिनों में वही काम करती हैं। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि 15 दूनी 30 हो रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं बॉय और गर्ल का जो रेशो है वो 3:4 हो गया? एक लड़का और एक लड़की एक साथ कितने दिनों में काम करेंगे? तो टोटल काम आपको निकालना है। अगर मैं इसको रखता हूं तो 2 × 3 × 30, ये टोटल वर्क आ जाएगा। चाहे आप ये रख लो, जी की जगह 4 रख दो, बात वही है। ये टोटल वर्क आ गया। एक लड़का एक लड़की 7 का डिवाइड कर दो, 180/7। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, और कोई बन ही नहीं रहा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपकी डीआई थी जो मैंने आपको बताई थी, है ना, ये आपकी डीआई थी। और इस डीआई को देखिएगा आप लोग, है ना, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। यहाँ बोला गया है कि भैया अलग अलग कंपनियां हैं, अपना उत्पादन दर्शा रही हैं। लिख लो, नोट कर लो। ए बराबर 15%, वैसे भी आपको रफ में ऐसे ही नोट करना है। बी बराबर 11%, सी बराबर आपका 22%, डी बराबर आपका है 8%, ई बराबर है आपका 27% और एफ बराबर है आपका 5% और जी बराबर है आपका 12%। तो ये पूरा का पूरा डेटा आप लिख लिया करो, ठीक है, जिससे कि आपको क्या हो, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो बार बार आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर में ना देखना पड़े। ठीक है, चलिएगा, हाँ समझ में आ रही है बात। चलिए अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, तो पहले क्वेश्चन को देखो। आपने ये लिख लिया होगा सारा, नहीं लिखा है तो आप खुद फास्ट नहीं हो, आराम से लिखा करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो क्वेश्चन को करो, देखते हैं कि कितने विद्यार्थी आंसर देते हैं। ऑल द बेस्ट भाई, जिनका कल CHSL का एग्जाम है उनके लिए बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं DI के, जो कि आपके पेपर में आसान आते हैं। बैंक में टफ आती है, लेकिन
रेलवे में आसान आती है, एसएससी में भी आसान आती है, थोड़ी कैलकुलेटिव हो सकती है लेकिन आसान होती है अगर आप दिमाग लगाकर करें तो। कुल उत्पादन दे रखा है, देने दीजिए। डी का उत्पादन ई और एफ के कुल उत्पादन का कितना % है। कभी भी आपसे प्रतिशत पूछेगा, कभी भी आपसे रेशो पूछेगा तो ध्यान रखना जो डेटा दिया गया है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता है, कभी नहीं मतलब होगा, कोई भी कट जाएगा ना भाई इसी वजह से। अब क्या बोला गया, डी का उत्पादन, तो डी का उत्पादन कितना है 8%। ई और एफ के कुल उत्पादन, ई का कितना है 27 और एफ का कितना है 5, 32, कितना % हो गया, इंटू 100 कर दीजिए, 25%। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, करके बताओ। फिर से रेशो आ गया, तो क्या भी कोई रेशो आ जाए तो कोई डेटा से मतलब होता है क्या? नहीं होता। चलिए, जी और ई कंपनियों के कुल उत्पादन और ए और बी के कुल उत्पादन का अनुपात क्या होगा? जी और ई 12 और 27, 39 अनुपात ए और बी 6 और 2 26, तो 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 3 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर डी 3:2 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट हो गया है अपना ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन थे वो सारे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे जवाब दे दो बस, और क्या चाहूँगा मैं आपसे। और भाई लाइक वाइक करते रहा करो यार, तुम लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, पता चला है। टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप जो कहेंगे वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप जो कहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मैं कुछ जो प्लानिंग करता हूँ वो अर्जेंट करता हूँ, कभी कभार आपको पता नहीं चलता। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप हमेशा क्लासेस से कनेक्ट रहें, क्योंकि ये पता नहीं चलेगा फिर आपको कौन सा टॉपिक क्या है। हमेशा क्लासेस से कनेक्ट रहें, क्लासेस से कनेक्ट रहें। और कोई भी जो नोटिस होगा ना, कोई भी जो नोटिस होगा, कुछ भी बात होगी, वो मैं क्लास की स्टार्टिंग में करता हूँ हमेशा। तो वहाँ से आप सुन सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग में क्या बात कही है सर ने, कुछ नई क्लास आने वाली है क्या, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि आप मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएं, मैथ्स बाय साहिल सर पर, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा कि उस टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद में आपको मैं इतना बता दूंगा टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद में कि भाई ये क्लास आने वाली है। कभी कोई थंबनेल डाल दिया, कभी कोई क्लास का टाइम डाल दिया, जिससे कि आप क्लास में प्रेजेंट रहें। तो दो काम आपको तो करने पड़ेंगे कि भाई हमें पढ़ना है ना, अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप जानते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि O केंद्र है तथा AOC 140 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर AOC 40 है तो AC तो एक जीवा है, और जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, अगर मैं कोई परिधि पर कोण बना दूं तो क्या वो आधा हो जाएगा 70 डिग्री। तो अगर मैंने ये एक वर्चुअल दुनिया तैयार की कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज की क्या परिभाषा होती है, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा क्या? चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों बिंदु उस वृत्त की परिधि पर स्थित होने चाहिए, बस वही चक्रीय चतुर्भुज आपका कहला देता है और वही चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। तो अगर मैं आपसे ये बात कहना चाहूँ, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि ये अगर 70 है तो चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी और याद आती है कि आमने सामने वाले कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, यानी कि 110 पर डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा।
ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको भी करके बताओ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगर जो मेरी रेगुलर क्लास ले रहा है ना, तो मैं उसके लिए सब कुछ हाजिर कर सकता हूँ। जो नहीं ले रहा, जो कर्म ही नहीं कर रहा, तो वो फल की इच्छा ना ही करे यार। मैं चाहता हूँ ना, अगर मैं आपको ऑनेस्टी से पढ़ा रहा हूँ तो आप ऑनेस्टी से पढ़ने में दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, ये बताओ मुझे। करके तो देखो, ट्राई तो करो एक बार। अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे ट्राई करने में क्या दिक्कत है। मैथ में जब पेपर देने जाओगे तो ऐसे निकल कर आओगे कि यार इतने क्वेश्चन कर लिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मतलब नहीं देखा होगा आपने, नहीं किया होगा। तो ये देखो, इस क्वेश्चन को करो, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अरे यार, इतना कुछ करना ही नहीं है इसमें। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, अगर आपने मेरे से सर्किल पढ़ा था, कि दो बराबर वृत्त अगर एक दूसरे के केंद्र से गुजर जाते हैं तो यहां पर आपकी जो जीवा बनती है, जो कि उभयनिष्ठ जीवा होगी, ये वाली, इसकी लंबाई क्या हो जाती है, √3r हो जाती है। और r कितना है, 5 है, तो 5√3 आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी गणित है, कोई गणित ही नहीं है। समबाहु त्रिभुज बनता है और अपना आंसर आ जाता है यहाँ पर। तो 5√3 आपका आंसर हो जाता है। ये बताया हुआ है, अब नहीं पता है तो फिर क्या करें। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए, करके बताओ। अब इसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट है, लेकिन अच्छा लगेगा अगर करोगे तो आप। सेम तरीका है इसको भी करने का। चलिए, टाइम सब कर देता हूँ, कोई बात नहीं, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। बोला गया है कि ये रेडियस है 15 और 20 और उनके केंद्रों के बीच की दूरी है 25। अगर त्रिज्याओं का योग, केंद्रों के बीच की दूरी 25 है और त्रिज्याओं का योग कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, यानी कि ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर हैं। ये समझ में आ गई होगी गणित जो है आपके सामने। यानी कि ऐसे हैं दो वृत्त, एक ऐसा है और एक वृत्त इस तरीके का है। यानी कि यहाँ अगर उसके केंद्र है तो क्या हम ये कह सकते हैं माय डियर कि अगर मैं इन केंद्रों को मिला भी दूँ ना, और अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, ठीक है, और इसको इससे मिला दूँ, तो एक तरीके से क्या बन गया, ये C1 मान लिया, ये C2 मान लिया मैंने। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर ही होगा, एक तरीके से स्पर्श रेखा हो गई इसकी, तो ये इस पे कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा, एक तरीके से परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ हम कह सकते हैं ये आपका 15 मान लो, या फिर ये 15 मान लो, ये 20 मान लो, है ना। ये 15, ये 20 और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 25। आपको क्या निकालना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। कुछ याद करो भाई, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहा हूँ और उसका मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या तरीका बताया था, याद करो। अगर मैं इसका नामकरण कर देता हूँ इस तरह से कि ये C1 C2 की जगह मैं लिख देता हूँ A, ये लिख देता हूँ B, सॉरी इसको लिख देता हूँ C, ये B और ये D। याद करो, अगर हम BD निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं बताओ, याद आया कुछ, AB इंटू BC अपॉन AC। तो यहाँ से आप BD निकाल सकते हो। तो 20 गुणा 15/25, तो 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 4 बार, यानी कि जो BD आ गई आपकी 12 आ गई निकल कर। अगर ये 12 आ जाएगी तो पूरी कितनी हो जाएगी यहाँ तक, 12 और 12 24। 24 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 24, हाँ विल बी योर राइट आंसर। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है और ये पेपर में आता है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, ये पेपर में आ जाएगा, देख लेना आप लोग। अब इससे क्या हुआ, आपको ये रिवीजन हो गया कि अच्छा क्या हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे क्या सर। जी हाँ सर, निकाल सकते थे आप, अगर आप पढ़े होते तो, है ना।
मैं पिछले 1.5 महीने से शायद मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ आपको। क्यों पढ़ा रहा हूँ? फोबिया ख़त्म करने के लिए, वरना मेरे को क्या है, मैं तो छोड़ देता बीच में ही, नहीं किया ना ऐसा, है ना? तुमने कितना रोका, कितना टोका, लेकिन जो चीज़ें कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक टीचर अगर कमिटमेंट कर रहा है तो तुम पढ़ने क्यों नहीं आते हो? ठीक है, चलिए, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न ये रहा, ये लीजिए, आपका समय शुरू कर दिया। और इतने दिन ज्योमेट्री आपने किसी पेड कोर्स में पढ़ी हो ना, तो मेरे को बता देना, सर फलाने ने पढ़ा दिया, ढिकाने ने पढ़ा दी। बताओ, कोई नहीं पढ़ाता यार, टाइम ही नहीं होता ना इतना, लेकिन फिर भी टाइम देके पूरा आपको मैंने ज्योमेट्री पढ़ा दिया है, नहीं दिक्कत आएगी। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और ए सी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी है। बी ए सी आपका कितना है, 90 है। तो वृत्त की त्रिज्या बता दो। भाई ये तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है सर? एक वृत्त है, उसकी 2 जीवाएं मैंने बना दी, ए बी और बी ए सी, ए बी और ए सी। तो मैंने आपसे यहाँ कह दिया ए बी और ए सी, और क्या बोला गया, बी ए सी आपका 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री है, तो मैंने ये लो मिला दिया। लो, क्या दिक्कत है यार, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यानी कि ये आप जानते हो कि भैया एक 6 है, एक 8 है, तो ये 10 हो जाएगा अपने आप। और ये एक परिव्रती तो बन गया, यानी कि r/2 यानी कि 5 आंसर आ जाएगा ना। एक तरीके से परिव्रती तो बन गया, परिव्रत यानी कि सरकम सर्किल। ठीक है, चलिए, तो आप आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करके बताओ। चलो, कौन स्टूडेंट करके देखता है, बताता है, देखते हैं किसका दिमाग चलता है चाचा चौधरी की तरह। एक समबाहु त्रिभुज के परिव्रत और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात आप बता दीजिए हमें। समबाहु त्रिभुज की अगर बात करूँ ना, तो आर और आर का अनुपात बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए आपको, 2:1 होता है। इनका एरिया कितना हो जाएगा फिर? भाई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके ऊपर अगर व्रत बन रहे हैं, अंतर्वृत्त बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, r² यानी कि 4:1 एरिया का रेशो है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो स्क्वायर करना पड़ा। और आंसर ए देने वाले हैं ना, बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं जो आंसर ए देकर जाते हैं। आंसर ए नहीं देना इसका भाई, समझ में आ गई बात? चलिए, अगला प्रश्न ये रहा, इसको करके बता दो। आपका समय शुरू कर दिया मैंने। टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो चुका है।
तो आपके सामने मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, यानी कि एक ये कर रहा, एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है, तो अब ये चारों स्पर्श कर रहे हैं 3-3 सेंटीमीटर के हैं, तो हम ये बता सकते हैं क्या कि कल मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक कराया था, तो ये बोला गया है कि घिरा संपूर्ण क्षेत्र कितना हो जाएगा। अरे सर ये तो पता है हमें, तो ये वाला आपको निकालना है, ये वाला एरिया, तो ये सबको पता है भाई। स्क्वायर के एरिया में से ये घटा दो, स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 3 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर 9, तो 9 अगर कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस पाई, तो 9 कॉमन ले लिया, 4 माइनस पाई, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। मैंने कुछ नहीं किया, स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से एक सर्किल घटा दिया, क्योंकि 90 90 90 90 डिग्री के कितने 4 आधे क्वार्टर सर्किल बन रहे हैं, तो एक सर्किल पूरा बन जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर लगा दिया, जिसकी रेडियस कितनी है 3 है। ये क्वेश्चन करके बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। समय शुरू कर रहा हूँ भाई साहब, आप सबका मजेदार क्वेश्चन है, करके बताओ। और अच्छा लगे लाइक करते रहो यार, एनर्जी लाओ अपने अंदर, सुस्ती से बैठने वाले काम नहीं चलना चाहिए भैया ना। चलो पढ़ाई करो। चलिए भैया, टाइम्स अप मैंने कर दिया है। हाँ, अनअकैडमी पे मुझे आपकी ही क्लास लेना है, क्या ये पॉसिबल है? बस यही पॉसिबल नहीं है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को देखने पर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने क्वेश्चन देखा कि भैया यहाँ बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के ए डी सी आपका 90 डिग्री है, तो ए डी सी आपका क्या है 90 डिग्री है, तो ये लीजिए, ये 90 डिग्री हो गया भाई माय डियर, ये हो गया। अब बोला क्या गया सी डी, ये पूरा दे रखा है सी डी। बीपी, बीपी कहाँ है बीपी? ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको। किसी भी बाहर के बिंदु से एक सर्किल पर डाली गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, कि ये अगर आपका बीपी अगर आपका 13 है ना, बीपी अगर आपका 25 है ना, तो ये भी 25 होगा। ये अगर बीक्यू अगर 25 हो गया, तो बीसी हमें दे रखा है 38, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर ये बाहर का बिंदु है तो ये स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, बताया था मैंने, तो ये यहां तक कितना हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। ये 13 हो गया। CD कितना दे रखा है, CD 28 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। और यही तो रेडियस है, यही तो रेडियस है, तो 15 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 15 विल बी योर राइट आंसर। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, करके बताओ डियर। आपका समय शुरू कर दिया, आंसर देके दिखा दो बस। शानदार शानदार क्वेश्चन दूंगा, सुनो मेरी बात है ना, ध्यान से सुनना। आज जो होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा ना, ट्राई करके आना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? ट्राई जरूर करके आना। तो चलो इस क्वेश्चन को कर लो पहले फटाफट। अरे अभी तो चिल्ला चिल्ला के सर आपने बताया था, वही कंसेप्ट तो इसमें लग रहा है शायद। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर ये P पॉइंट है और P पॉइंट से अगर ये स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर होगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। तो 2x + 60 यानी कि 2x बराबर 120 हो गया, यानी कि x बराबर 60 आ जाएगा, यानी कि जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये क्वाड्रिलेट समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो TS की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो PT आपको दे रखा है 5, ये भी 5 ही होगा, फिर इक्विलेटरल है तो 5 ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 5 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करके बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ज्योमेट्री में इंटरेस्ट डेवलप कर दिया अगर जो रेगुलर होंगे ना स्टूडेंट,
वो वास्तव में मतलब उनको इंटरेस्ट आ गया होगा ज्योमेट्री में, इतना दिन पढ़ पढ़ के फैमिलियर हो जाते हैं ना यार। किसी से कोई इतना आपको डिटेल में पढ़ाएगा ही नहीं, जब आप डिटेल में पढ़ लोगे तो फैमिलियर हो जाओगे चैप्टर से, फिर मज़ा आता है क्वेश्चन करने में, क्योंकि सारे कंसेप्ट अपने दिमाग में होते हैं। टाइम्स अप हो गया भाई। क्या बोला गया है कि O केंद्र वाले वृत्त से AT एक स्पर्श रेखा खींची गई है ना, AT एक स्पर्श रेखा खींची गई है और OT बराबर आपको दे रखा है 4, तो OT बराबर आपको 30 दे रखा है, तो AT की लंबाई, अरे भाई देखो ये 90 डिग्री होता है हमेशा, इस पर त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 90 डिग्री के सामने अगर 4 है तो 2A बराबर अगर 4 है तो A बराबर आपका 2 आ गया, A बराबर 2 आ गया, यानी कि 30 डिग्री के सामने 2 आ गया, रेडियस तो 2 निकल कर आ गई। ये पूछा गया है तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, A√3 यानी कि 2√3। सिर्फ और सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस की तरह क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है, हमें तो उस कॉन्सेप्ट से सीखना ज़रूरी है ना भाई। चलिए, तो ये बाकी के क्वेश्चन आपके होमवर्क में डियर है ना, बाकी के क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां,